नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर फर्स्ट, जो कि 7 फरवरी 2026 को हुआ है। और इस पेपर में हमने सभी विषय के पार्ट वाइज वीडियो इसमें आपको उपलब्ध करा दिए हैं। यहाँ पर अब हम इसमें देखने वाले हैं पार्ट 5, जो कि हिंदी भाषा सेकंड लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न जो थे वो पूछे गए थे, क्या इनके उत्तर बनेंगे। इस वीडियो में हम सब कुछ यहाँ पर देखेंगे और आप भी अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपका स्कोर कितना रहा, आपके कितने प्रश्न यहाँ पर जो है सही हुए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बच्चों में मातृभाषा के विकास को सामान्य तक किस रूप में देखा जाता है। तो देखिए, बच्चों में मातृभाषा के विकास को सामान्य तक किस रूप में देखा जाता है, तो इसके लिए हमारा जो चौथा विकल्प होगा भाषा अर्जन, ये यहाँ पर हमारा प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, एक सक्रिय श्रोता तुरंत किसके बारे में समझ बना लेता है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो एक सक्रिय श्रोता तुरंत किस बारे में अपनी समझ बना लेता है, तो वो बना लेता है कि वक्ता क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जो होगा प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे देखिए, कक्षा में काव्य पढ़ाने के लिए अध्यापक ने सबसे पहले कविता पाठ किया, तत्पश्चात शिक्षार्थियों को समूह कार्य में शामिल किया। एक समूह ने कविता की थीम लिखी, दूसरे समूह ने मुख्य पात्रों को वर्णित करने के लिए चित्र बनाया, तीसरे समूह ने सारांश से लिखा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर गतिविधि के उद्देश्य की यदि हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा शिक्षार्थियों की विविध योग्यताओं और रुचियों को पोषित करना। यहाँ पर दूसरा विकल्प प्रश्न के लिए सही उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, एक ऐसी कक्षा जिसमें द्वितीय भाषा का पठन होता है और एक प्रकार से बहुविध भाषाओं का जमावड़ा उसमें है, इस प्रकार की कक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अपेक्षित कौशलों के लिए विद्यार्थी को सुविधाजनक परिवेश देना, यही भूमिका यहाँ पर शिक्षक की इसमें रहने वाली है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर आपने एक ऐसा परीक्षा पत्र बनाया है जिसके द्वारा आप अपेक्षा करते हैं कि शिक्षार्थी काल रूप योजक कारक और विशेषणों का सही प्रयोग बता पाए। तो आपने इस परीक्षा पत्र में किस उपागम का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर किया है शिक्षक ने समेकित व्याकरण परीक्षण। जी हाँ, जिसमें काल रूप भी हैं, योजक चिन्ह भी हैं, कारक भी हैं, विशेषण भी हैं। तो ये एक समेकित व्याकरण परीक्षण यहाँ पर बन जाता है और इसके लिए तीसरा विकल्प इसमें सही था। बच्चे अपनी शुरुआती अवस्था में दीवार, फर्श, कापियों में आड़ी तिरछे रेखाएं बनाते हैं और भाषा अधिगम में इस चरण को क्या कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा जो भी हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर दिया है, उपलब्ध करवाया है, थोड़ा सा उन्होंने पेपर को पीडीएफ में कन्वर्ट करते समय जो फोटो क्लिक किए थे, तो यहाँ पर मोबाइल की थोड़ी सी छाया दिख रही है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ करके बता रहा हूँ, मैं आप स्पष्ट देख पा रहा हूँ, तो आप मेरी बातों को सुनकर भी प्रश्न को समझ सकते हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा उत्तर होगा, बच्चे शुरुआती अवस्था में फर्श व दीवार कापियों में आड़े तिरछे रेखाएं बनाते हैं, इसे भाषा अधिगम में इस चरण को क्या कहा जाता है। तो इसे हम यहाँ पर स्क्रिबलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4th होगा वो यहाँ पर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। चलिए, यह क्रम कांटे भी से कहा जाता है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण किसकी पारस्परिक निर्भरता पर बल देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भाषा और संप्रेषण पर यहाँ पर बल देगा। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में उपाख्यानात्मक अभिलेख रखना चाहते हैं, इस उद्देश्य है तो आपको किन का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर परियोजना तकनीक, मौखिक तकनीक, अवलोकन तकनीक, प्रदत्त कार्य तकनीक। तो यहाँ पर हम कहेंगे तीसरा जो विकल्प होगा अवलोकन तकनीक, ये हमारा प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे देखिए, व्याकरण के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो व्याकरण के संदर्भ में हम सही कथन को देखें तो व्याकरण नियमों का प्रस्तुत समूह प्रस्तुत करता है जिन्हें व्यवहार में लाने से पहले कंठस्थ करना चाहिए। दूसरा है व्याकरण भाषाओं की व्यवस्था है जो हमारे वाचन और लेखन कौशलों को परिष्कृत करती है, और उसके लिए बिल्कुल दूसरा विकल्प हम यहाँ पर कहेंगे हमारा उत्तर है।
आगे देखिए, ऐसे शिशु और छोटी आयु के बच्चे जिनके परिवेश में आपस में संवाद करने यानी कि भाषा संबंधी अनुभव के अवसर नहीं होते हैं, उनका भाषाई विकास गंभीर रूप से बाधित होता है। ये बाधाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली इस व्याख्या को समर्थित करती है? तो यहां पर हम कह सकते हैं विकास की संवेदनशील अवस्था, ऑप्शन जो फर्स्ट होता है वो यहां पर प्रश्न का उत्तर होता है। आगे देखिए, व्याकरण शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? तो व्याकरण शिक्षण की यदि हम बात करें, व्याकरण शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि संदर्भ में अभ्यास करने के अवसर दे करके होना चाहिए, और इसके लिए चौथा विकल्प यहां पर सही है। आप अपनी कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए जहां भाषा दिखाई दे, संज्ञान में आए, शिक्षार्थियों के द्वारा प्रयोग की जाए। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। द्वितीय भाषा अधिगम के सिद्धांत में अर्जन, अवलोकन, स्वाभाविक निर्वेश प्रधान परिकल्पनाएं जैसी शब्दावली किसने दी? तो ये द्वितीय भाषा अधिगम के सिद्धांत में जो ये शब्दावली देने वाले जो थे वो यहाँ पर थे स्टीफन क्रेशन। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जो होगा वो होगा प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ग्रेडिंग और क्रम में अंतर्निहित है? तो यहाँ पर ग्रेडिंग और क्रम में अंतर्निहित जो है वो है यहाँ पर श्रेणीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आपके संज्ञान में यह बात आई कि आपके विद्यार्थी को लक्ष्य भाषा के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए, उन्हें अनुकरण करने व प्रतिक्रिया देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि यहाँ पर कौन सी रहेगी? तो देखिए, इस उद्देश्य के लिए सबसे जो उपयुक्त गतिविधि यहाँ पर रहने वाली है वो रहेगी श्रव्य भाषिक विधि। यहाँ पर हम कहेंगे कि जो दूसरा विकल्प था वो प्रश्न के लिए यहाँ पर सही था, तो दूसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं इसमें ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगाऊंगा और सीधे मैं यहाँ पर प्रश्न के उत्तर इसमें लगाता हूं। तो देखिए, प्लास्टिक के अजर अमर होने का सही आशय क्या है? तो यहाँ पर हमें देखना है इस पैसेज के अनुसार, और यह जमीन पर पानी में सड़ता गलता नहीं है। इसी के साथ में अगला प्रश्न था, घर तक चीजें लाने का माध्यम रिक्त स्थान होना चाहिए। तो घर तक चीजें लाने के लिए यहाँ पर लेखक जो प्रश्न करते हैं, है ना, तो यहाँ पर घर तक चीजें लाने का माध्यम चिरंजीव होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। प्लास्टिक का उपयोग कम करने का उपाय नहीं है। तो यहाँ पर क्या उपाय इसमें नहीं रहेगा? तो वो रहेगा प्लास्टिक थैली का बार बार प्रयोग करना। इसमें दूसरा जो विकल्प होगा वो हमारा उत्तर होगा। भिन्न शब्द पहचानिए, थैलियों, आंकड़ों, पहाड़ों, समाजों। तो यहाँ पर हम कहेंगे आंकड़ों, ये हमारा उसमें उत्तर रहेगा। गिरावट एक रिक्त स्थान संज्ञा है। तो गिरावट किस प्रकार की यहाँ पर संज्ञा होगी? तो गिरावट एक भाववाचक संज्ञा यहाँ पर रहेगी। प्लास्टिक की थैलियों की यात्रा को अंतरहीन क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर हम कहेंगे कचरे में फेंकी थैलियों को हवा उड़ाकर ले जाती है। तो प्लास्टिक की थैलियों की यात्रा को अंतरहीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हवा के माध्यम से इधर उधर उड़ती रहती है। इसके लिए दूसरा जो विकल्प होगा वो हमारा एकदम सही होगा। आगे देखिए, प्लास्टिक की समुद्री यात्रा देखकर आश्चर्य क्यों हुआ? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमें आश्चर्य इसलिए हुआ, घरों का प्लास्टिक कचरा समुद्र में तैर रहा था। तो तीसरा विकल्प जो होगा वो यहां पर बनेगा प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए, आगे फिर यहां पर एक गद्यांश दिया हुआ है और उस गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्न के यहाँ पर उत्तर देना है। तो यहाँ पर भी पेपर थोड़ा सा जो है एक साइड से स्पष्ट नहीं है और इस वजह से थोड़ा सा कुछ चीजें हमारी यहाँ पर छूट जाएंगी। और आपने क्वेश्चन पेपर दिया है, आपके पास भी पेपर होगा, तो आप यहाँ पर गद्यांश को देख सकते हैं।
चिंपैंजी की बुद्धि शक्ति पर वैज्ञानिकों को कभी संदेह नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के चिंपैंजी से संबंधित यहाँ पर ये एक गद्यांश था। अब चलिए इसके प्रश्न को देखते हैं। तो प्राणी की संज्ञा का रिक्त स्थान रूप है। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, पुल्लिंग बहुवचन तिर्यक। गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो यहां पर हम देखेंगे सही कथन को, और सही कथन कौन सा होगा? प्राणियों में स्तनपायी पशुओं की बुद्धिमत्ता पर एकाधिकार। यहां पर पहला जो विकल्प है वो हमारा उत्तर है। गद्यांश के अनुसार बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि किसी धनु अथवा ताल पर नृत्य करना ये बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं है। किसी धुन अथवा ताल पर नृत्य करना। चलिए अगला प्रश्न है, गद्यांश में वर्णित बुद्धिमान प्राणियों का समूह नहीं है। ऐसा समूह को बताना जो बुद्धिमान प्राणियों का समूह नहीं है, और वो इस गद्यांश के अनुसार हमें देखना है। तो इसमें हमारा जो है सूस, हाथी, बंदर, दूसरा विकल्प यहां पर उत्तर होगा। कौए और तोते का भाषा सीख लेना उनकी बौद्धिक शक्ति का प्रमाण है, नकल कर सीखने का प्रमाण है, सहज वृत्ति का प्रमाण है, अनुवांशिक क्षमता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उनकी बौद्धिक शक्ति का प्रमाण है। यहाँ पर पहला विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। मानव शिशु बुद्धिमत्ता में चिंपैंजी के शिशु से कब आगे निकलता है? तो यहाँ पर हम कहेंगे जब वह बोलना सीख लेता है। तो इसके लिए दूसरा विकल्प जो होगा वो यहाँ पर उत्तर है। हाथी के पर्याय हैं। हाथी के पर्याय क्या होंगे? तो हाथी के पर्यायवाची शब्द इसमें हमें पहचानना है, और इसके लिए हम कह सकते हैं कुंजरू, हस्ती, गज, ये होते हैं हाथी के पर्यायवाची। और इसके लिए तीसरा विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर है। अत्यंत का संधि विच्छेद है। अत्यंत का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? तो वो होगा अति, धन, अंत। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो थे मजेदार थे, और हिंदी भाषा के अंतर्गत ये प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। उम्मीद करते हैं आपका भी स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा। आपने भी सभी प्रश्न यहाँ पर सरल किए होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर।